है, यदि जब तक आप क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन जो है, अपन ने टेक्स्ट पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन पे अपना दिमाग खुद से नहीं चलाओगे, तब तक आंसर दिया हुआ और या फिर सर ने कराया हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी मेंटल फैकल्टीज उस क्वेश्चन को लेके डेवलप नहीं होंगी। मेंटल फैकल्टीज कब डेवलप होंगी? कि सर उस क्वेश्चन को पढ़ के अपने को लग जाए कि हाँ, इसमें ये टॉपिक से, ये वाले सब टॉपिक से आंसर है, ये चैप्टर से, ये टॉपिक से ऐसा आंसर होना चाहिए, बस वो ही तो अपने को पता लगाना है। बाकी उससे रिलेटेड, चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपकी थ्योरी हो, चाहे आपका केस लॉ हो, चाहे आपका कंक्लूजन हो, सर आप सब लिख लोगे। ठीक है, आपको तो बस वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो ये इस दिशा में क्वेश्चन जा रहा है। इतना से बात थी, उसके लिए आपको खुद से दिमाग, मेंटल फैकल्टी डेवलप करने के लिए ये एक्सरसाइज बोली जाती है कि पहले से करके आइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड? यदि कोई इंडेमनिटी होल्डर है, उसके ऊपर केस किया गया है, तो वो इंडेमनिफायर से क्या क्या मांग सकता है? यदि सही तरीके से इंडेमनिफिकेशन है, तो सर इंडेमनिटी होल्डर जो है वो क्या क्या वसूल सकता है? मान लो एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से ये अपने थेफ्ट इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस कंपनी से थेफ्ट इंश्योरेंस लिया है। ओके सर, थेफ्ट इंश्योरेंस लेने का मतलब सर घर में आग लग जाएगी तो आपको इतना इतना 5 लाख रुपए तक का नुकसान हम पूरा करेंगे। ओके सर, घर में सही में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट देने में आनाकानी करी, ठीक है, तो इसको इसके खिलाफ केस ठोकने लगा, तो सर ये इससे क्या क्या वसूल सकता है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर? कि सर जो डैमेजेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, वो तो वसूल ही सकता है। सर कॉस्ट भी वसूल सकता है कि सर वकील लगा, ये सब वगैरह, ठीक है। और यदि कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, तो सर वो भी वसूल सकता है। तो मतलब इनमें से जो कुछ भी लगा है वो वसूल सकता है। तो सर ऑल डैमेजेस या लॉसेस, ऑल कॉस्ट और कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ये तीनों चीजें वसूल सकता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सितंबर 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है सर, और क्या ये इस ऊपर जो है ये राइट्स तो अवेलेबल है ही है, इसके अलावा भी कुछ राइट्स हैं अपार्ट फ्रॉम अबव, अपार्ट फ्रॉम द राइट्स मेंशन्ड अबव, उसके बिसाइड भी, उसके अलावा भी राइट्स होते हैं कि सर इफ ही हैज incurred a liability and that liability is absolute, he is entitled to call upon his indemnifier to save him from the liability and pay it off। कहने का मतलब ये है कि सर लाइबिलिटी है, डिसाइड हो गई है, इतने रुपए की लाइबिलिटी है, खुद को पे करने की बजाय अपने इंडेमनिफायर को बुला सकता है कि भैया तू पे कर। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडेमनिफायर की, गारंटर की सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यस, याद आ रहा है? तो सर खुद पे करने की बजाय इसका एक और राइट है कि इंडेमनिफायर को सीधा बुला सकता है कि मेरी जगह पे आप पेमेंट करें। कैसे? कि सर एक्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसका इसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा था, गाड़ी गैराज में गई तो बोला 35,000 रुपीज का बिल है, तो ये सीधा खुद पे करने की बजाय इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकता है भैया डैमेजेस सही कराने हैं गाड़ी के, 35,000 रुपए आप पे कर दीजिए और करने पड़ेंगे। तो खुद की बजाय ये इंडेमनिफायर को बुला भी सकता है कि भैया आ जाओ पे कर दो। ठीक है सर, चलिए राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। सर इंडेमनिटी की डेफिनेशन दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो इंडेमनिटी क्या होती है वो समझाओगे, गारंटी क्या होता है वो समझाओगे। ठीक है, एंड स्टेट द कंडीशंस व्हेन द गारंटी इज कंसिडर्ड एज एन इनवैलिड गारंटी। तो सर देखो डेफिनेशंस है sir, a contract by which one party promises to save other from losses caused to him either by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any third person is called contract of indemnity। और contract of guarantee, contract to perform the promise made or discharge liability incurred by a third person in case of his default is called a contract of guarantee। sir पर्सन ने कोई प्रॉमिस किया था उसको ये करने का, या इससे कोई लोन लिया था चुकाने का, ये नहीं कर पा रहा है, तो यदि ये नहीं कर पा रहा है तो इसके बिहाफ पे मैं करूंगा इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि सेकेंडरी
लाइबिलिटी है, प्राइमरी नहीं है इंडेमनिफायर की तरह गारंटी में। ठीक है, चलिए सर। सर 3 कंडीशंस हैं जहां पर आपने यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाएगा। कैसे? कि सर यदि आपने गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन करी है, यदि आपने गारंटी कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस से ऑब्टेन की है, ठीक है, और यदि आपने गारंटी, गारंटर ने गारंटी इस तरीके से दी है कि देखो को श्योरिटीज है, को गारंटर को ज्वाइन करना है, यदि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो मेरी गारंटी विल नॉट स्टैंड गुड। ठीक है, तब तक आप इन्वोक नहीं कर सकते। तो सर तब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता। ठीक है जी, बात समझ गए? तो इन 3 सिचुएशंस में गारंटी इज इनवैलिड या फिर वॉइड है, शुरुआत से गलत है, वो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। ऋचा जी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। Mr. X is employed as a cashier on a monthly salary of 12,000 by ABC Bank for a period of 3 years. Y gives surety for X good conduct. After 9 months, the financial position of the bank deteriorates. Then X agrees to accept a lower salary of 10,500 per month from bank. 2 months later, it was found that X has misappropriated cash since the time of appointment. What is the liability of Y? व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ गारंटर? देखो बहुत ही सही और अच्छा सवाल है। क्या बोलता है ये सवाल कि सर मिस्टर एक्स है, एक एबीसी बैंक है, उसने इनको एम्प्लॉय करना चाहा, बोला यार देखो आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दे रहे हैं कैशियर की, कैशियर का पूरे कैश पे, वो चाहे तो 1 मिनट में सारा कैश इधर उधर करके चंपत हो सकता है। चंपत मतलब समझते हो, लेके रफू चक्कर या उसमें एम्बेजलमेंट कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। तो सर ऐसे ही तो रखेंगे नहीं भैया, आपके बिहाफ पे कोई गारंटी देने वाला लाओ, जो कि यदि आपने अपना ड्यूटी सही से नहीं निभाई तो आपकी जगह पे वो आदमी जो है वो मेक गुड द लॉसेस करेगा। यदि ठीक है, आपकी बिहाफ पे गारंटी हमको किसी की चाहिए, क्योंकि आप कैशियर की पोस्ट पे बैठे हो। ठीक है सर। तो सर वाई ने एक्स के बिहाफ पे एबीसी बैंक को गारंटी दे दी, ये दे दी, हो गया प्रिंसिपल लेटर, ये हो गया क्रेडिटर, और ये हो गया गारंटर या श्योरिटी। ठीक है सर। अब क्या हुआ, एक्स की सैलरी कितनी थी जब अपॉइंटमेंट हुआ था सर? कि सर 12,000 रुपए की जो थी उसकी सैलरी पे इसको अपॉइंट किया गया। ओके सर। 9 महीने निकल गए इसके अपॉइंटमेंट को, 9 मंथ्स हैव पास्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 9 महीने निकल गए। सर बैंक की हालत, माली हालत खराब है। माली हालत मतलब फाइनेंशियल, खुद बैंक जो लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कराता है उसकी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई। तो उसने कहा देखो भैया, या तो आप सैलरी कम कर लो या फिर हम आपको नौकरी पे नहीं रख पाएंगे। उसने कहा मरता क्या ना करता, चलो कोई नहीं सर, आप मेरे को 10,500 रुपये ही सैलरी दे देना, आप 12,000 की बजाय 10,500 ही मेरे को सैलरी दे देना। ओके सर। तो सर बाद में पता पड़ा कि मिस्टर एक्स तो शुरुआत से बैंक के फंड्स में एम्बेजलमेंट कर रहे हैं। एम्बेजलमेंट में घोटाला, घोटाला कर रहे हैं। ठीक है ना कनव? घोटाला तो नहीं करता रहता है? हाँ बोल रहे हैं, हाँ 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 करता हूँ सर, पापा की जेब से कभी मर्जी आए तो 100 रुपए का नोट तो यूं ही आसानी से निकल जाता है। घोटाला नहीं सर, ऐसे नहीं सर, मांग लेता हूँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो सर अब वाई की क्या गारंटी? देखो आप कहोगे देखो वाई ने तो गारंटी एक्स की ली भी है, तो सर वो बिल्कुल एक्स का ने हर घोटाला जो किया है वो वाई उसके लिए गारंटर है। ठीक है सर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपन ने एक रूल पढ़ा हुआ है, यदि यदि दोनों प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में यदि नोवेशन जैसी कोई चीज हो जाती है, चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो नोवेशन यदि वाई गारंटर की कंसेंट से हुआ है तब तो इसकी गारंटी कंटिन्यू हो जाएगी। बिना कंसेंट के कोई चेंज हुआ है, नोवेशन हुआ है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर सर वहां पर इसकी कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगी। यस, उससे पहले वाले ट्रांजैक्शंस के लिए जरूर रहेगी। तो यहाँ क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्या जानकारी दी हुई है कि सर 9 महीने तक तो ये 12,000 रुपए की सैलरी पे ही चल रहा था, उसके बाद में बैंक की माली हालत खराब हो गई,
तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया कि अब ये 10,500 की सैलरी पे ही अपॉइंटेड है। इसमें यदि वाई की कंसेंट ली गई थी तब तो गारंटी आगे भी कंटिन्यू कर जाएगी 3 साल के लिए। और यदि चेंजेस वाई की सहमति के बिना हुए, चेंजेस यदि वाई की सहमति के बिना हुए, तो फिर क्या होगा कि सर उस 9 महीने से पहले पहले जो भी ट्रांजैक्शंस एक्स और एबीसी बैंक के बीच में हुए थे उन सब के लिए वाई की गारंटी वैलिड रहेगी। इसके बाद से क्योंकि चेंजेस बिना इनोवेशन बिना इसकी कंसेंट से हुआ, आगे के लिए इसकी गारंटी खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, इस तरीके से आंसर बना के लिख दोगे। समझ में आ गया क्या इसमें कैच पॉइंट है? यस सर। कर्नावट समझ में आया तेरे को? एंसल, श्रेया, श्रुति, दक्ष अग्रवाल, मिदुष, समझ में आया क्या? अरे एक ने भी हाँ नहीं बोला। Yes, sir. यस परफेक्ट। बाकी लोग आए नहीं यार, ये देवांश और ये कहाँ है, 2:30 पे भी नहीं आए, संडे को क्या कर रहे हैं? चलिए आंसर पढ़ते हैं अपन। लेट्स कम डायरेक्टली टू द आंसर। कौन पढ़ेगा? ऋचा जी पढ़िए। Sir. According to Section 133 of Contract Indian Contract Act 1872, where there is any variance in terms of contract between principal debtor and creditor without surety's consent, it would discharge the surety in respect of all transactions taking place subsequent to such variance. सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएंस, यदि उसकी कंसेंट नहीं लगी तो उसके बाद के, उसके पहले के लिए तो उसकी गारंटी चलती रहेगी ना गारंटर की। यस सर, आगे। In the instant case, the creditor has made variance, that is, change in terms, without the consent of surety. Thus, surety is discharged as to the transaction subsequent to the change. ठीक है, Hence, बाद वाले चेंजेस के लिए उसकी कोई गारंटी नहीं। हेंस आगे पढ़। hence, Y is liable as a surety for the loss suffered by the bank due to misappropriation of cash by X during the first 9 months, but not for misappropriations committed after the reduction in salary. इसके बाद में, सैलरी चेंज होने के बाद में इसने कोई एम्बेजलमेंट या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी किया है, गलत जगह पैसा लगा दिया है, उसके लिए फिर गारंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इनिशियली कितने साल के लिए अपॉइंट हुआ था सर? 3 साल के लिए। तो गारंटी भी कितने साल के लिए थी? 3 साल के लिए, पर 9 महीने बाद ही सब गड़बड़ झाला हो गया। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। देखो बेसिकली क्वेश्चन कैसा है कि सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कैसे आंसर करना है सर? पार्ट 1, 2, 3 में। यस, ये फॉर्मेट ध्यान रखना अपना। चलिए जी आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ भी ऋचा। A contracts with B for a fixed price to construct a house for B within a stipulated time. B would supply the necessary material to be used in the construction. C guarantees A's performance for the contract. B does not supply the material as per the agreement. Is C discharged from his liability? देखो ये कैसा प्रॉमिस है कि सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। जो कंस्ट्रक्शन करने वाला और जिसको करवाना था कंस्ट्रक्शन, उनके पास आपस में रेसिप्रोकल कैसा कि मैं आपको घर बना के दूंगा, आप मुझे पैसे देना, लेकिन आप मुझे साथ में बिल्डिंग मटेरियल भी आपका ही होगा, आप ही दिलाएंगे, तब मैं घर कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो सर कंडीशनल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। द प्रॉमिस परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय दिस पर्सन डिपेंड्स अपॉन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय दिस पर्सन। कौन सा? कि सर ये बिल्डिंग मटेरियल दिलाएगा वादा अनुसार, तभी तो ये इसके लिए घर बना के या बिल्डिंग बना के दे सकेगा। ओके सर। अब सर गारंटी भी दी है कि सर ये टाइमली बिल्डिंग बना के देगा, ये गारंटर ने वाई को गारंटी दी है। तो गारंटर वाई ने वाई को गारंटी दी है, तो सर अब, लेकिन सर इस इसने बिल्डिंग मटेरियल नहीं दिया, तो इसने बिल्डिंग नहीं बनाया, इसने बिल्डिंग नहीं बनाई, ये भी क्या अपनी गारंटी से फ्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। गारंटर की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितनी की इसकी होती है। जब ये फ्री हो गया, लॉजिकली लीगली ये फ्री हो गया, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी, ब्रीच इसने किया ही नहीं, तो फिर सर ये भी तो फ्री हो जाएगा साथ में। ठीक है, पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको एक बार, आंसर छोटा सा है, पढ़ लो।
According to Section 134 of Indian Contract Act 1872, the surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is discharged, or by any act or omission for the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. देख लो, In the यही given तो यही case, तो अरे मेरे को भी बोलने दे यार। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं टीचर ही नहीं हूँ। ठीक है, सब दूसरे ही हा हू करते रहते हैं। ठीक है, क्यों दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? ठीक है, इधर ही हूँ सर। एक बार एक मैं मेरा एक बैच रिमेम्बर करता हूँ, वन ऑफ माय फर्स्ट बैचेस, जिसमें एक मैंने किसी गर्ल स्टूडेंट को रिक्वेस्ट किया था तो पढ़ दे मेरे लिए। वो पूरे 3 पेज पढ़ती गई, बीच में रुकी ही नहीं। उस दिन के बाद में मैंने कहा यार थोड़ा सा मेरे को भी लगना चाहिए, टीचर वाला मैं हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट तो सर क्या बोल रहा है, जहां पर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है अपने काम से या अपने ऑब्लिगेशन से। ठीक है, वहां पर वहां पर सर श्योरिटी भी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा उसके साथ में। ठीक है, सो इन द गिवन केस बी ओमिट्स टू सप्लाई द नेसेसरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हेंस सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। ठीक है, तो सर ये डिस्चार्ज हुआ, इसने मटेरियल सप्लाई नहीं किया तो ये डिस्चार्ज हुआ, ये डिस्चार्ज हुआ, तो ये भी ऑटोमेटिकली इसकी भी लाइबिलिटी खत्म हो गई। हिज लाइबिलिटी इज सेकेंडरी, प्राइमरी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है भैया। ठीक है जी, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, तुमको याद रखना है यार, कंसेप्ट याद रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, आ जाओ पढ़ वे रिचा। Mr. D was in urgent need of money amounting to 5 lakh. He asked Mr. K for the money. Mr. K lent the money on the sureties of A, B, and N without any contract between them in case of default and repayment of money by D to K. D makes default in the payment. B refused to contribute. Examine whether B can escape liability. देखो किस चीज का केस है सर? को श्योरिटीज या को गारंटर का केस है ना। डी को अर्जेंट पैसे की जरूरत थी, 5 लाख रुपए की। के को बोला ये देता है क्या? के ने भी बोला हाँ ये ले, लेकिन गारंटर लगेंगे। तो सर ऐसा हुआ कि 3 जनों ने मिलके गारंटी दी, ए बी और एन ने, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, कि सर यदि डिफॉल्ट होगा, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मनी बाय डी टू के। ठीक है, तो सर इनके आपस में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कौन कितना पैसा चुकाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं। तो सर तीनों की बरोबर लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी? यस सर। अब क्या हुआ, बी भाई साहब पैसा चुका ही नहीं रहे हैं, डी ने डिफॉल्ट मारा, लाइबिलिटी जॉइंट लाइबिलिटी इनकी एक्शन में आ गई, पर बी भाई साहब पैसा, गारंटर पैसा चुका ही नहीं रहे। एग्जामिन बी कैन एस्केप हिज लाइबिलिटी। सर नहीं, ही कैन नॉट एस्केप। यदि उसका भी पैसा इन दोनों को चुकाना पड़ गया तो सर वो इससे वसूलने का, इक्वल कंट्रीब्यूशन का अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे ना। हाँ सर, बी अपनी लाइबिलिटी से केवल एक सिचुएशन में एस्केप हो सकता है। बी अपनी लाइबिलिटी से केवल एक सिचुएशन में एस्केप हो सकता है। किस सिचुएशन में? कि सर वो है ना इंसॉल्वेंट हो गया हो, अदरवाइज वो पैसे देने से मना कर रहा है। सर पैसे तो उससे वसूल सकते हैं, भले उसके दूसरों ने चुका दिए हो एक बार। तो मधुष क्या हो गया? सर विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट वाला जो लाइन है उसका हाँ, क्या सिग्निफिकेंस? एक बार आंसर पढ़ते हैं, उसमें नहीं मिला इसका मतलब तो मैं तेरे को अलग से बताऊं। ठीक है मधुष, चलिए पढ़ना वही रिचा आंसर। Sir. Co-surety is liable to contribute equally. Section 146 of the Indian Contract Act 1872. एक मिनट, Equality. इस हेडिंग में एक गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है? हेडिंग की लाइन में एक गड़बड़ है। हाँ श्रुति बता। सर एक्ट में ए छोटा लिखा है। बिल्कुल सही बताया कि सर माइन्यूट सी गड़बड़ है, पर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यही तो बास की नजर चाहिए। एक लॉ का स्टूडेंट गहरे बैठेगा ना तब मोती निकाल पाएगा। बिल्कुल सही बताया उसने। चलिए, को सिक्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। ठीक है,
सो इक्वालिटी ऑफ बर्डन इज द बेसिस ऑफ को श्योरिटी। से को श्योरिटी है तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं है, तीनों इक्वली उसको पे करेंगे, ठीक है। जॉइंट लाइबिलिटी भी और इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी होती है, हमने अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है, ठीक है, पर तीनों की जॉइंट लाइबिलिटीज है। सो दिस इज कंटेन्ड इन सेक्शन 146। वो क्या बोलता है, when two or more persons are co-sureties for the same debt or duty either jointly or several, देखो आ गया ना जॉइंट और सेवरल जो वर्ड अपन अपन हमेशा काम लेते हैं, एंड वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेदर विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर। कितनी सारी बातें करिए कि सर यदि ये श्योरिटी 1, श्योरिटी 2, श्योरिटी 3, तीन को श्योरिटीज हैं सर, ये क्रेडिटर को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट से दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गारंटी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट से दी हुई है, चाहे वो आपस में जानते ही नहीं है कि दूसरी को श्योरिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर एक ही अमाउंट को मल्टीपल को श्योरिटीज ने सपोर्ट किया हुआ है, गारंटी किया हुआ है, तो फिर वो सारे, चाहे वो जानते हो नहीं जानते हो, चाहे उन्होंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट से क्रेडिटर को गारंटी दी है, चाहे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट से गारंटी दी है, यदि मल्टीपल को श्योरिटीज आ गए हैं तो फिर अब जॉइंट एंड मतलब दे ऑल आर रेस्पॉन्सिबल इक्वली, ठीक है। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है सर। द को श्योरिटी इज इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ हो कि सर ये 1 लाख के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये 1.5 लाख के लिए, ये 2 लाख के लिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ हो, तब तक इनकी जॉइंट एंड सेवरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है सर। So they are liable as between themselves to pay each an equal share of the whole debt। बरोबर joint liability होती है, equal liability होती है, और of that part of it which remains unpaid by the principal debtor। या फिर सर 10 लाख की गारंटी दी हुई थी सर, प्रिंसिपल डेटर ने 4 लाख तो पे कर दिए, 6 लाख के लिए इनकी बरोबर बरोबर हो जाएगी, क्योंकि 6 लाख अनपेड रह गया, वो प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं कर पाया, ठीक है सर। तो सर अकॉर्डिंगली ऑन डिफॉल्ट ऑफ डी, बी कैनॉट एस्केप हिज लाइबिलिटी। सर ये जो भी श्योरिटीज हैं दे आर लाइबल टू पे इक्वली, और यदि उसने पे नहीं किया तो वो उससे वसूल सकते हैं। अब देखो मिदुष ने पूछा सर इस लाइन का क्या मतलब है, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मनी बाय डी। सर इनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा था, मैं 1 पे करूंगा तू 1.5 पे करना, तो सर इसका क्या मतलब है, सर तीनों इक्वली लायबल हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट होता कि मैं तो इतना, मेरी मैक्सिमम इतनी, मेरी मैक्सिमम इतनी, मेरी मैक्सिमम इतनी, तो फिर वैसा हो जाता। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मिदुष समझ में आया या नहीं आया है मिदुष? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ बे ऋचा। Mr. Chetan was appointed as site manager of ATC Constructions Company on a 2-year contract at a monthly salary of 50,000. एक मिनट, Mr. Pavan, मिस्टर चेतन कहाँ पर? साइट मैनेजर, एबीसी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स बनती थी वहां, साइट पे ध्यान देते थे, ठीक है। 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे मंथली सैलरी 50,000 रुपए थी, ठीक है सर आगे। Mr. Pavan gave a surety in respect of Mr. Chetan's conduct. After 6 months, the company was not in position to pay 50,000 to Mr. Chetan because of financial constraints. Chetan agreed for a lower salary of 30,000 from the company. This was not communicated to Mr. Pavan. Three of his appointment, 3 months afterwards, it was discovered that Mr. Chetan had been doing fraud since the time of appointment. What is the liability of Mr. Pavan during the whole duration of Chetan's appointment? किया हुआ है ना सेम क्वेश्चन ऊपर, ऐसा किया हुआ है ना कि सर कम्युनिकेट, उसकी उसकी कंसेंट, गारंटर की कंसेंट से ही चेंज होना चाहिए बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। उसके बिना कर लिया तो वो अपनी गारंटी से फ्री, उसकी बिना कंसेंट के, गारंटर की बिना कंसेंट से किया हुआ है, तो हम इस पे टाइम खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए बच्चा। A agrees to sell goods to B on guarantee of C for the payment of price of goods in default of D.
Is the agreement of guarantee valid in each of the following alternate cases? एक मिनट, Case 1. केस 1 केस 2 मैं पढ़ता हूँ। ए ने बी को गुड्स बेचने का वादा किया, एग्रीमेंट बनाया, ए एग्रीज टू सेल गुड्स टू बी, ए बी को गुड्स बेचेगा ऑन द गारंटी ऑफ सी, सी ने गारंटी दी कि यदि ये पेमेंट नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन गया। यस। इज द एग्रीमेंट ऑफ गारंटी वैलिड, क्या हो गया दक्ष अग्रवाल? Is the agreement of guarantee valid in each of the following alternate cases? क्या सर गारंटी सही है? If A is a minor, if A is a minor, देखो आंसर क्या लिखते हैं कि सर क्रेडिटर माइनर है, क्रेडिटर माइनर है, उधार पे माल बेचने का वादा कर रहा है। ठीक है, वैसे तो एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो शुरुआत से गलत होते हैं, वैसे तो एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, लेकिन यदि इसने माल सप्लाई कर दिया तो बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये जब मेन एग्रीमेंट ही गलत तो पूरा एग्रीमेंट गलत होना चाहिए। ठीक है सर, इसलिए ये पूरा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो, मोरिबीबी वर्सेस धर्मदास घोष। लेकिन सर कल को इसने सप्लाई कर दिया, ओके, और अब केवल पैसा लेना बाकी है विदाउट एनी responsibility being imposed upon A, without any responsibility being imposed upon A, तो फिर सर लॉ विल एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द माइनर, ये अपन ने वहां पर पढ़ा था। ठीक है सर, लेकिन सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्पेशल नियम बनाए हुए हैं जो ही एप्लीकेबल होंगे इन दो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर किया है। सर द एग्रीमेंट ऑफ गारंटी इज वॉइड बिकॉज द क्रेडिटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मैं थोड़ा सा अलग आंसर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉजिकली वो भी फिट बैठता है। सर ये वैसे तो ये गलत एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो। ठीक है सर, लेकिन अपन ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है ना कि सर ए, मतलब ए बोले तो जो क्रेडिटर है वो माइनर भी होता है, तो सर क्या वो अब अपना पैसा वसूल नहीं कर सकता फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर? यस सर कर सकता है, क्योंकि लॉ एक्ट विल एक्ट एट द गार्जियन ऑफ द माइनर। अब इसको केवल लेना बाकी है, कुछ देना बाकी नहीं है, इसलिए वैसे तो ये वैलिड होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट इज ऑफ द ओपिनियन नहीं सर, ये इफ ए माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी वॉइड ही है, पूरे को गलत ही मान रहे हैं ये मानते हुए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलता है नहीं सर यदि ये माइनर है तो गारंटी वैलिड नहीं होगी। जब किसी चीज पे, सुनना मेरी बात को, जब किसी चीज पे एक तो नॉर्मल लॉ एप्लीकेबल होता है और उसी टॉपिक पे कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है, तो सर दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं तो किसकी बात ज्यादा मायने रखेगी, कौन सी बात मानी जाएगी कि सर स्पेशल लॉ की मानी जाएगी? कैसे कि सर जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई एक बात बोल रहा है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली उसी रिलेशन में उसी टॉपिक पे कोई दूसरी बात बोल रहा है, तो चूंकि ये स्पेशलाइज्ड लॉ है, लागू दोनों होते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यदि बायर और सेलर के बीच में किसी चीज को खरीदने और बेचने के लिए कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पे वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो बन रहा है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी नियम लागू होंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के भी होंगे। लेकिन यदि किसी एक पॉइंट पे दोनों लॉ अलग अलग बात कर रहे हैं, फाइटिंग हो रही है, ये तो इस लेफ्ट जाने बोल रहा है और ये राइट जाने बोल रहा है, तो हम किसकी बात मानेंगे कि सर हम स्पेशल लॉ की बात मानेंगे, क्योंकि वो स्पेशली इसीलिए बना है, स्पेशली इसी सर्कमस्टेंस को डील करने के लिए बना है। तो ये वैसा ही है जैसे मान लो हमारे एंसल है, एंसल वीडियो ऑन नहीं करता है, तू फर्नांडिस खा रहा हूँ। खा ही रहा है ना, कुछ और तो नहीं कर रहा है? अरे सर ठीक है, चलो मान लो हमारे एंसल है, एंसल के चाचा जी हैं। ठीक है सर, ये एंसल के चाचा जी हमारे बहुत काम आते हैं, एंसल उनका नाम बताना किसी दिन हमको। ठीक है, एंसल के चाचा जी जो इमेजिनरी चाचा जी हैं उनको हार्ट की तकलीफ हो गई। ठीक है सर, अब अपने पास डॉक्टर्स कितने तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं जनरल फिजिशियन,
जो तुमको कान में प्रॉब्लम हो रही हो, नाक में हो रही हो, जुकाम में हो रही हो, हाथ में हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तुम जनरल फिजिशियन के पास में चले जाओगे। एक होता है स्पेशलाइजेशन, आप हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाओगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाओगे, ठीक है सर। ओके सर। सर ये स्पेशलिस्ट है ना, इसको ज्यादा पता है ना हार्ट की प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम है तो ये भी सॉल्व कर देगा। कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो रही है जहाँ जनरल वाला से ज्यादा मतलब गहरी बात है, कोई वहां जाए तो स्पेशलाइजेशन में कार्डियोलॉजिस्ट का काम लगेगा ना। इसकी जो कहीं भी बात है वो इसके ऊपर प्रिवेल कर जाएगी ना। यस सर, इसकी बात फाइन। तो वैसे ही लॉ में सेम टॉपिक पे एक तो जनरल कानून है, इसी बात को लेके कोई स्पेशल कानून है, तो जो स्पेशल कानून बोल रहा है वो फाइनल माना जाएगा। तो सर यदि वो माइनर है क्रेडिटर तो फिर कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इनवैलिड। केस नंबर 2, इफ बी इज अ माइनर, बी कौन है सर? प्रिंसिपल डेटर। सर ये चल जाएगा सर, प्रिंसिपल डेटर यदि माइनर है, क्रेडिटर यदि मेजर है, ठीक है सर। तो अब इन दैट केस सर, प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो होती है चुकाने की, लेकिन सर इस केस में भी फिर लगना चाहिए था कि सर एग्रीमेंट मेड विद माइनर्स और वर्ड एब इनिशियो। यस सर, लेकिन यहाँ बेवकूफी क्या हो गई कि गारंटर जो एक मेजर आदमी है, इसने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे गारंटी दे दी। तो सर भले ही ये नहीं चुकाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कारण इसको यहाँ पर पैसा चुकाना पड़ेगा। ये दोनों तो मेजर है ना, तो इनको तो अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा ना। यस सर, इन दोनों के बीच में जो है, यस सर, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है इसके कारण। अच्छा, माइनर के बिहाफ पे गारंटी दे रहे हो तो बहुत रिस्क है, वो भले ही नहीं चुका है, तुमको तुम्हारा प्राइमरीली गला पकड़ा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पहले वाला केस भी जो था उसको भी इसी दृष्टि से देखो, इस सर ये प्रिंसिपल डेटर, ये क्रेडिटर, ये गारंटर, सर ये माइनर है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एक पार्टी माइनर हो गई तो ये वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट हो गया या नहीं हो गया? यस सर, ये वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, इसलिए गारंटी इनवैलिड है। सेकंड सर, प्रिंसिपल डेटर माइनर था, तो सर ये दोनों तो मेजर है ना, तो इसको अपनी बात निभानी पड़ेगी। तीसरा सर, इफ सी इज अ माइनर मींस गारंटर इज अ माइनर, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर गारंटर, भैया ये माइनर हो गया, फिर तो गारंटर, फिर तो गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं केस नंबर 2, द एग्रीमेंट। केस नंबर 2, बी इज अ माइनर, बी मींस प्रिंसिपल डेटर, the agreement of guarantee is valid because the capability of principal debtor does not affect the validity of the agreement of the guarantee। क्रेडिटर और गारंटर के बीच में तो सही चलता रहेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, the agreement of guarantee is void because the surety is incompetent to contract। तो ये गारंटी जो इसने दी है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो incompetent to contract है, ठीक है, तीनों ही सिचुएशंस में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया ना ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 7? समझ में आ गया, याद रख लेना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ गई। S asks R to beat T and promises to indemnify R against the consequences. R beats T and is fined 50,000. Can R claim 50,000 from S? देखो हमारा आंसर था, ठीक है सर, दक्ष अग्रवाल को एक दिन उस पर बहुत गुस्सा आया, तो दक्ष अग्रवाल ने कनव को बोला कि देख तू उसकी पिटाई लगा के आ जा, और तुझे जो भी प्रॉब्लम होगी मैं मतलब जो भी तेरे नुकसान होएगा मैं उसके लिए तेरे को गारंटी करता हूँ, मैं आई विल मेक गुड द लॉसेस। क्या इंडेमनीफाई बोला था, क्या बोला था? इंडेमनीफाई करूंगा, ठीक है सर। वो पिटाई लगा के भी आ गया, ठीक है, तो सर अब 50,000 रुपये का उस पर फाइन लगा पिटाई लगाने के कारण, क्या वो मान सकता है? सर नहीं मान सकता, बिकॉज ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो, फिर आगे समझाता हूँ।